हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में और आगे करते हैं अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू। और हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि मेरठ से जो चीज़ एक आग शुरू हुई वो दिल्ली तक जाके कैसे फैली, क्योंकि अभी भी जो लीडर्स थे या आप कह लो कि जो पीजेंट्स थे, जो सिपाहीज थे, जो कि आग बबूला हो रखे थे गुस्से में, वो अभी भी प्रॉपर तरीके से जो सेंट्रल लेवल पे जो लीडरशिप चाहिए थी ना वो किसी के पास नहीं थी। तो ये लोग दिल्ली जाते हैं। दिल्ली क्यों जाते हैं वो हम देखते हैं इस लेक्चर में। क्या होता है 8 अप्रैल 1857 को एक यंग सिपाही होता है मंगल पांडे, ठीक है, इसके बारे में हम सब जानते हैं। इसको फांसी दे दी गई थी। इसने बैरकपुर में अपने ऑफिसर्स के ऊपर अटैक करा था, गोली मार दी थी बेसिकली। उसके बाद ये एक चेन ऑफ इवेंट की तरह स्टार्ट हो गया। कुछ दिन के बाद हुआ क्या, कुछ जो सिपाही थे मेरठ में रेजिमेंट में, आर्मी में, जो कि ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में काम करते थे, उन्होंने कहा कि जो नई नई कार्ट्रिजेस जो हैं, याद है, जिनके ऊपर एक अफवाह फैल रखी थी और बाद में जाके अफवाह सही भी प्रूव हुई कि उनकी कारतूस के ऊपर जो ग्रीसिंग करी गई है वो गाय के मांस से और सूअर की चर्बी से करी गई है। तो वो इसके लिए जो आर्मी ड्रिलिंग है वो नहीं करेंगे। आर्मी ड्रिलिंग का मतलब देखो ये होता है, जब भी ना आर्मी के अंदर श्रेया कोई भी नया वेपन या कुछ भी चीज़ इंट्रोड्यूस करी जाती है ना, तो सोल्जर्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब चलाना भी तो सीख ले, ऐसा थोड़ी ना कि कोई मिसाइल दी गई है हरनीत आर्मी को तो वो अंधाधुंध कहीं पर भी फायर कर देंगे उसे प्रदन्या, राइट। सिखाना भी तो पड़ेगा ना, मिस हैपनिंग ना हो जाए कोई। तो इसकी वजह से उन्होंने जब ये रॉयल गन जो इंट्रोड्यूस करी गई, इसके लिए जब प्रैक्टिस चलती थी तो उन्होंने प्रैक्टिस में आने से मना कर दिया। इसके तहत हुआ क्या, लगभग 85 जो सिपाही थे उनको डिसमिस करा गया सर्विस से एंड 10 साल की उनको जेल जो थी उसकी सज़ा सुनाई गई कि उन्होंने अपने ऑफिसर्स की बात नहीं मानी। ये प्रक्रिया हुई 9 में 1857 को। हालांकि आपको याद नहीं रखना है इतना डेप्थ में जाके। मंगल पांडे का एक बार फिर भी देखो, मैं स्टेट पीएससी के लिहाज से तो नहीं बोल सकता कि 8 अप्रैल 1857 वाला दिन नहीं आएगा, लेकिन ये 9 में 1857 वाला दिन इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर वाला फिर भी हो सकता है, लेकिन ओनली फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ स्टेट पीएससी, नॉट यूपीएससी। जो रिस्पॉन्स था दूसरे इंडियन सोल्जर्स का मेरठ के अंदर, वो भी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड था अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ। 10 मई को क्या हुआ, जो सोल्जर्स थे जिनको अरेस्ट नहीं करा गया था वो उन ऑफिसर्स नहीं, उन सोल्जर्स के पास तक मेरठ में गए जो कि जेल में बंद थे, और उन्होंने इम्प्रिजन सिपाहीज को रिलीज़ करवाया। कैसे रिलीज़ करवाया, आपको क्या लगता है, क्या प्रक्रिया रही होगी ऐश्वर्या, कैसे रिलीज़ करवाया होगा? हाँ, तोड़ दी, जेल तोड़ दी, वायलेंस करा बेसिकली, ठीक है। इन्होंने अटैक करा और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया। उसके बाद जेल से अपने सिपाहीज को, जो फेलो सिपाहीज थे, उनको छुड़ा कर ले गए लोग। अब पुलिस प्रशासन के पास, जो जेल में अधिकारी थे, उनके पास काफ़ी सारी गन थी, एम्यूनिशन थी। उन्होंने सबको कैप्चर कर लिया, बिल्डिंगों में आग लगा दी और जो ब्रिटिशर्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनमें लूटपाट मचाई। और बेसिकली इन्होंने वॉर डिक्लेयर करा कि हम लोग ये पूरा का पूरा जो हरकत कर रहे हैं फिरंगीज़ के खिलाफ है। हम इस प्रक्रिया में किसी भी हिंदुस्तानी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अनटिल एंड अनलेस वो अगर अंग्रेज़ों का साथ नहीं देता है। तो अगर साथ दिया तो लपेटा तो फिर वो भी जाएगा। फिरंगी एक टर्म होती है, वैसे अनऑफिशियल टर्म है, जो कि फॉरेनर्स के लिए यूज़ करी जाती है, ठीक है, कि मतलब बाहर से कोई भी जो पर्सन चला आएगा, एटीट्यूड ऑफ कंटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि बाहर से कोई भी चला है तो यार हमारे देश के लोग हमारे ऊपर हुकूमत जताएं, वो चलो समझ में भी आता है कि हिंदुस्तानी कोई पर्सन दूसरे हिंदुस्तानी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो चलो भाई एक बार के लिए बात हजम हो भी जाए। बाहर से दूर दराज की कंट्री के लैंड में रहने वाला एक पर्सन यहाँ पर आके कब्जा कर रहा है और हमें सिखा रहा है कि हमें तौर तरीके क्या करने हैं और हम अगर फॉलो ना करें तो हमें सज़ा मिलेगी। तो अब लोगों का दिमाग थोड़ा सा जागरूक हुआ एंड उन्होंने इस तरीके की बदसलूकी सहने से मना कर दिया, ठीक है। उनको आपत्ति थी इस चीज़ से।
सोल्जर्स जो थे दे वर वेरी डिटरमाइंड कि कंट्री के अंदर अब ना जो अंग्रेजी हुकूमत है उसका रूल ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर अंग्रेज़ नहीं तो इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट को, भारत की धरती को चलाने वाला होगा कौन? फिर कौन रूल करेगा? तो सोल्जर्स इस चीज़ का आंसर लेने, हालांकि उनके दिमाग में मुग़ल एम्परर ही उनको बेस्ट लगे, क्योंकि अभी तक बाबर से लेकर बहादुर शाह जफ़र तक उनको ये लगा कि भाई इससे बढ़िया तो मुग़ल एम्परर्स ही थे। ये जब से अंग्रेज़ी हुकूमत यहाँ पर आई है इसने तो और ज़्यादा जीना हराम कर रखा है। देखो दो लोग हैं, ये भी क्रूएल है, ये भी क्रूएल है, लेकिन ये ज़्यादा क्रूएल है, ये कम क्रूएल है। ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो इसी क्रूएल पर्सन को तो चुना जाएगा। अब इन्होंने एक होप दौड़ी, इनकी जो होप थी वो मुग़ल एम्परर तक गई, और उस टाइम पर मुग़ल एम्परर था 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफ़र टू। जब इसको जाकर इन्होंने अप्रोच करा, इनके दिमाग में ये था कि बहादुर शाह जफ़र हमारा साथ देने के लिए इसलिए मान जाएगा क्योंकि वो भी अंग्रेज़ी हुकूमत के तौर तरीक़ों से, एंड इनकी जितनी पावर होती थी इनके ख़ानदान वालों की, अब वो उतनी नहीं रही है अंग्रेज़ों की वजह से। तो इसलिए ये इस म्यूटिनी का, इस रिवोल्ट का लीडर बनने को तैयार हो जाएगा, हमें डायरेक्शन देगा। एंड क्योंकि सेंट्रलाइज रूलर है, सेंट्रल लेवल का रूलर है, मुग़ल एम्परर तो सबसे बड़ा एम्पायर था ना उस टाइम पर, एंड उसका जो एम्परर होगा सबसे बड़ा एम्परर, तो दिल्ली से बैठा बैठा हमें डायरेक्शन दिखाएगा। एंड अगर हमारा लीडर बनने को तैयार हो जाए तो जो म्यूटिनियर्स थे, जो सिपॉइज थे, जो पीजेंट्स थे, कोई भी लोग जो चिड़े हुए थे और जो रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने एक आश्वासन दिया बहादुर शाह जफ़र को कि आप हमारे लीडर बनने के लिए इस म्यूटिनी में एक बार तैयार हो जाओ। फिरंगियों का यहाँ से जाने में आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है, एंड इसके बाद हम आपको ही शहनशाह आलम, शहनशाह हिंदुस्तान मानेंगे। वो भी खुश हो गया क्योंकि तरस तो वो भी था इनके रूल से। तो मेरठ के अंदर जितने भी सिपाही थे वो 10 मई की रात को जो थे वो दिल्ली पहुँचे। अगली ही सुबह उनकी मुलाकात होती है बहादुर शाह जफ़र टू से, और जैसे ही ये खबर पहुंची कि बड़े सारे जो सिपाहीज़ हैं वो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, उन सिपाहीज़ को आसपास के इलाकों में रहने वाले सिपाहियों ने और ज्वाइन करा। रास्ते में जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स रोकने की कोशिश कर रहे थे इन म्यूटिनियर्स को, उनको मारा गया। सेम चीज़, उनके आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है वो लूटे गए, एंड जो भी अगर उनकी कोई बिल्डिंग थी, कोई इंपॉर्टेंट जहाँ पर वो रहते थे, जो भी बिल्डिंग थी उसको आग लगा दी गई। सारे के सारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने लाल किले को घेर लिया। ज़बरदस्ती नहीं दिखाई कोई बहादुर शाह जफ़र टू के पास। ये घेराव बेसिकली इसलिए था कि बहादुर शाह जफ़र टू बाहर आकर हमारी बात सुने। इम्पॉर्टेंट लोग इन सारे सिपाहीज़ को, म्यूटिनियर्स को रिप्रेजेंट करते हुए बहादुर शाह जफ़र टू से अंदर जाके मिले, जहाँ पर लाल किले के अंदर बहादुर शाह जफ़र टू रहता था। वही चीज़ मैंने जैसा कि बोला, डिमांडिंग टू मीट। अब थोड़ा सा ही हिचकिचाया भी उस मीटिंग के अंदर। नहीं, देखो ब्रिटिश पावर, इसके दिमाग में तो था कि ब्रिटिश पावर देखो बहुत ऐसी है कि अभी तक वो कितने इंपॉर्टेंट रूलर्स को मिटा चुकी है। फिर चाहे आपने श्रेया देखा होगा लेक्चर के अंदर, टीपू सुल्तान की बात करो, आप चाहे किसी की भी बात करो, इसको एक अंदाज़ा था कि भाई इतना पावरफुल मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक टाइटलर किंग बनकर रह चुका हूँ, नॉमिनल हेड हूँ मैं एक तरीके से। क्योंकि इसको पता था कि मेरे जो पूर्वज थे उनके तो गर्दन और इरादे बहुत मजबूत थे, इतना शायद से मैं ना सहन कर पाऊँ, मैं ना लड़ पाऊँ। लेकिन फिर भी सोल्जर्स ने जब इससे दरख्वास्त करी, लगातार वो अपनी बात पर अड़े रहे। ठीक है, इसने बोला कि सोल्जर्स ने पहले ये बोला, इनको ऑफ़र दिया कि देखो अगर फिरंगी भागते हैं, अगर आपने ये हमारा लीडर बनने के लिए मंजूरी अगर दी इस म्यूटिनी में, तो इसके बाद जब फिरंगी हमारे देश से चले जाएंगे ना, हम आपको ही शहनशाह हिंदुस्तान एज अ लीडर ऑफ हिंदुस्तान रिकॉग्नाइज करेंगे। उसको चढ़ा दिया बेसिकली बातों बातों में। अब चढ़ा क्या दिया, दो प्रक्रियाएं कि देखो लीडरलेस मूवमेंट थी, सेंट्रलाइज लेवल से कोई लीडर नहीं था, तो इनको एक डायरेक्शन चाहिए थी। एंड बेसिकली सिपाहीज डायरेक्टली नहीं भिड़ना चाहते थे, हैप हज़ार्ड मैनर में नहीं भिड़ना चाहते थे अंग्रेज़ों के साथ। उन्होंने पीछे एक छत्र छाया बना ली बहादुर शाह जफ़र टू की, उसके कंधे में रख के बंदूक चलाएंगे।
अब बहादुर शाह जफर टू को ये लगा कि यार ये जो म्यूटिनी है ना, इससे पहले इतने बड़ी लेवल की म्यूटिनी तो प्रदन्य कहीं हुई नहीं थी देश में, मैंने आपको बताया था। तो अरबित इनको ये लगा कि शायद से ये वाली जो म्यूटिनी है इस बार काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये। तो जिस हिसाब से लोगों के अंदर जो उत्साह है, जो एक्साइटमेंट है, जो गुस्सा भरा हुआ है, उसकी वजह से फिरंगी पक्का देश से बाहर खदेड़े जाएंगे। तो इसको लगा कि हाँ, फ्रीडम ऑफ इंडियंस एंड इंडिया कंप्लीटली इज एट डोरस्टेप। आई जस्ट नीड टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ सिपॉइस एंड म्यूटिनियर्स। एक बार अगर ये सपना पूरा हो गया, दे हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड मी दैट आई विल बी रिप्रेजेंटिंग देम एज द लीडर, एज द शहनशाह आलम ऑफ हिंदुस्तान, सिकंदर सानी। ये सारी टर्म्स मैं आपको बताऊंगा मेडिवल इंडिया के अंदर कि कौन सी टर्म कब यूज करी जाती है। ये लीडर मतलब लीडर बनने के लिए मान गया। एम्परर काफ़ी बूढ़ा था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला, सिपॉइस को सिर्फ एक लीडरशिप जो थी वो चाहिए थी सेंट्रलाइज लेवल पे, तो उसने डिमांड एक्सेप्ट कर दी। अब जब लीडर बनने के लिए मान गया 1857 की क्रांति में म्यूटिनियर्स के कहने पे, देश में जो भी रियासतों में जो रूलर्स थे, जो इम्पोर्टेंट चीफडम्स के जो चीफ थे, इसने उन सबको खत लिखा कि सब लोग एक साथ आओ और हम लोग, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इससे प्रिलिम्सी की स्टेटमेंट बन सकती है। इन लोगों ने, इसने मतलब बेसिकली रिक्वेस्ट ये डाली थी और काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट इसकी मानी भी कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करें एक कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट्स में। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉन्फेडरेसी? मैं आपको बता चुका हूँ तमिलनाडु की एनसीईआरटी में। बताओ जल्दी, क्या होता है कॉन्फेडरेसी का मतलब? जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अब बता दूं, मराठा एम्पायर को सिर्फ हम लोग बुक्स में लिख देते हैं एम्पायर। इट वाज नॉट अ एम्पायर, इट वाज अ कॉन्फेडरेसी। अब क्या होता है इसका मतलब कॉन्फेडरेसी का? छत्र छाया के अंदर, बिल्कुल। देखो, एक होगा उनमें से जितनी स्टेट हैं, एक होगा उनमें से यूनियन स्टेट। बाकी सारी जो स्टेट होंगी वो बेसिकली इसकी कमांड को फॉलो करेंगी। स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 एंड एन नंबर ऑफ स्टेट जो भी हो सकती है। यानी कि इस यूनियन लेवल से जो भी पर्सन जो लीडर होगा, हालांकि उसका टाइटल कोई भी हो, लेकिन इस लीडर की बात यहाँ पर जितने भी लीडर होंगे, लीडर 1, लीडर 2, लीडर 3, स्टेट 1 से, स्टेट 2 से, स्टेट 3 से रिस्पेक्टिवली, वो इसकी सेंट्रलाइज कमांड का पालन करेंगे। अब ये हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट कर रहा हो, ये ईस्ट इंडिया में, ये वेस्ट इंडिया में, एंड कोई और स्टेट हो वो साउथ इंडिया में। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा तितर बितर होने के बावजूद भी किसी एक जगह पर, किसी एक स्टेट में या फिर यूनियन स्टेट में किसी भी प्रकार की अगर भसड़ मस्ती है, इन सब की कोऑपरेशन हमें देखने को मिलेगी। इसके लिए प्रदन्य याद करो 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक, चैप्टर नंबर 1, कोल्ड वॉर। नेटो शुरू में 12 कंट्रीज का एक अलायंस था, 12 स्टेट्स का। इनका एक प्रोटोकॉल ये कहता था, अटैक ऑन एनी वन कंट्री वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक अगेंस्ट देम ऑल। आई रिपीट, अटैक ऑन एनी वन कंट्री वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक अगेंस्ट देम ऑल। एक के ऊपर अटैक करा गया तो ऐसा समझा जाएगा कि आपने हम सारी की सारी 12 कंट्रीज के ऊपर अटैक करा है। इसी आइडियोलॉजी के बेसिस पर यूएसएसआर ने अपना ये अलायंस बना लिया था, वॉर्सो पैक्ट। ये 1949 एंड दिस वाज 1955। याद है? जो एलीज होते थे, छोटी छोटी स्टेट जो होती थी, जिनको ज्वाइन कर लेती थी, सेम यही चीज है कॉन्फेडरेसी। ये जो एग्रीमेंट का टर्म्स एंड कंडीशंस बताई ना मैंने अभी आपको, श्रेया, अटैक ऑन एनी वन कंट्री वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक अगेंस्ट देम ऑल। तो अटैक ऑन एनी वन स्टेट वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल द स्टेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्फेडरेसी। यानी कि ये बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर,
इसलिए मैंने बोल रहा था कि काफ़ी इस लाइन को बहुत ज़्यादा हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ। ये कॉन्फेडरेसी अगर निकलेगा ना, अब आप लोगों ने बहुत डेप्थ में हिस्ट्री पढ़ ली ना, तो वो भी नुकसानदायक हो जाती है कि आपके दिमाग में आएगा नहीं यार कॉन्फेडरेसी शब्द तो हमने सिर्फ एक ही बार सुना है, वो भी मराठा एम्पायर में यूज़ होता था ये, लेकिन नहीं, एक कॉन्फेडरेसी बनाने का ऑफर इसने दोबारा दिया था। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना इन वर्ड्स को लाइटली मत लिया करो आप कभी भी, बिल्कुल सिर्फ एक एक वर्ड के बेसिस पर यूपीएससी अलग आंसर की कर देता है। ये किंगडम, एम्पायर, कॉन्फेडरेसी, स्टेट, प्रिंसली स्टेट, पैरामाउंटसी, ये सब के बीच में बहुत मोटी मोटी दीवारों का डिफरेंस होता है अगर आप इसकी इंटरप्रिटेशन पे जाओगे कभी तो इनको कृपया करके लाइटली ना लिया करो कि सिर्फ नज़रों के नीचे से निकाल दिया, इतने भी कैजुअल मत बनना। इसलिए मैं इतना एम्फोसाइज कर रहा हूँ इसके ऊपर। ये कॉन्फेडरेसी से इसने एक चीज़ ये सिद्ध कर दी कि देखो अगर हम सब एक साथ हैं ना, तभी हमारा एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन रहेगा। हम एक साथ बल्क में मैं इसलिए कह रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड पावर की टर्म्स में हम कंसोलिडेट होकर इन पे जो अटैक करेंगे, तो इस अटैक की वजह से जो फिरंगी हैं वो देश को छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि ये जब मूवमेंट ही, ये म्यूटिनी ही, रिवोल्ट ही जब ये अनयूजुअल था, यूजुअल तो था नहीं है, इससे पहले ऐसा कभी इतनी स्केल पर हुआ नहीं था, तो ये जो उनको चैलेंज करने की जो प्रक्रिया बनाना चाह रहा है ना प्रतन्या, इसको भी ये यूजुअल नहीं रखना चाह रहा इसमें। ये चाह रहा है कि अगर देखो ना ये इतनी मुशक्कत में क्यों लगा हुआ है, समझने वाली बात ये है, ये इतनी मेहनत मुशक्कत में इसलिए लगा हुआ है क्योंकि लीडर बनने के लिए मान गया है। अब इसको ये पता लग गया प्रतन्या कि मैं अंग्रेज़ों की नज़रों में बुरा बन चुका हूँ। अब अगर कल को मैं मूवमेंट को छोड़ भी देता हूँ ना, तो अंग्रेज़ तो नफरत करेंगे मुझसे। अब आर पार की लड़ाई है। अगर तो ये म्यूटिनी सफल होती है तो जनता का सपोर्ट तो ऑलरेडी मेरे पास है, क्योंकि वो लोग दिल्ली तक आए, मेरे पास लाल किले तक आए, मेरे घर तक आए हैं, एंड उन्होंने मुझे लीडर बनने के लिए पहले ही हामी भर दी है। लेकिन अगर ये मूवमेंट किसी भी तरीके से फेल हो जाती है, मेरे हाथों से सिर्फ सत्ता नहीं निकलेगी, घसीट के मुझे ये मेरा क्या हाल करेंगे। तो इसके लिए करो या मरो वाली लड़ाई थी। वरना आज से पहले मुगल एम्परर कभी भी ऐसी प्रक्रिया नहीं करते थे कि कॉन्फेडरेसी बना देना और सारे चीफ्स और रूलर्स को लेटर लिखना। शहनशाह आलम ये वाला काम कर रहा है, आप इसको छोटा मोटा काम मत समझो। इस अभी तक इस चैप्टर में अगर मैं आपको बोलूँ ना, इस 8th क्लास की एनसीईआरटी में कि सबसे इंपॉर्टेंट जो जब तक हम पढ़ रहे हैं, आधा चैप्टर खत्म कर चुके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ क्या है, मेरी नज़रों में सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ अभी तक यही देखने को मिला है मुझे। मैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट को समझता ही नहीं चैप्टर में अभी तक, अगर मेरे लिहाज से बात करो तो। ये आप इसका वजन समझने की कोशिश कर रहे हो श्रेया, अर्पित, शायनी समझ में आ रहा है? इसके लिए करो या मरो वाली लड़ाई सबसे ज़्यादा जो फटी हुई है ना इसमें, रिवोल्ट ऑफ 1857 में कि क्या होगा, वो बहादुर शाह जफर टू की फटी हुई है। अगर ये लीडर बनने को ना मानता ना प्रतन्या, तो ये सेफ रहता, कोई बात नहीं, सिपाहीज को ही तो रूठना है, और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उनको बता देता कि अटैक कर दो इनके ऊपर, हरा दो इनको, अपनी इन्फेंट्री कैवलरी ले आओ, से अरेस्ट कर लो, ये मेरे लाल किले के बाहर ये मेरठ के जितने भी सिपाही आए हैं। अंग्रेज़ों को जैसे आप डेप्थ में जाओगे ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, बड़े सारे स्पेक्ट्रम के अंदर ना बड़े सारे हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव लिखे रहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं। अगर आप डेप्थ में कभी जाओगे, जैसे मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल भी पढ़ा हुआ है, रिवोल्ट ऑफ 1857 के कंटेक्स्ट में अगर आप कभी हिस्ट्री ऑप्शनल की कोई किताबें उठाओगे ना, तो उसमें एक चीज़ लिखी रहती है कि बड़े सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि बहादुर शाह जफर टू को बेसिकली ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन अंग्रेज़ों को पूरा का पूरा विश्वास था कि ये सिपॉइस और म्यूटिनियर्स के जो ऑफर हैं उनको ठुकरा देगा और लाल किले के भारी अरेस्ट करवा देगा उनको। ये एटलीस्ट उनके लिए एक जाला बिछा देगा कि तुम यहाँ तक तो आ गए, वापस कैसे जाओगे, तुम्हारा इंतज़ार वो कर रहे हैं। और पूरा का पूरा अंग्रेज़ों के पास तो ठोस जरिया भी था। तो क्यों, ये लोग मेरठ से लेकर प्रधन्या जब तक दिल्ली तक बढ़े, सेम प्रक्रिया, सारे अंग्रेज़ी दफ्तरों में आग लगाना, बिल्डिंग में आग लगाना, बिल्डिंग को तहस नहस करना, ऑफिसर को जान से मारना, आर्म्स लूटना, एम्युनिशन लूटना, जेल में जितने भी सिपाहीज हैं तोड़ तोड़ के उनको निकाल ले जाना। तो बेसिकली श्रेयाम क्या ये कह सकते हैं कि ठोस तरीके से सिपाहीज, पीजेंट्स और म्यूटिनियर्स क्रिमिनल बन चुके थे अंग्रेज की नज़रों में, और अब अंग्रेज कुछ भी करे तो डैट विल बी कंसिडर्ड एज लीगल। आगे देखते हैं। मुगल डायनेस्टी ने कंट्री के मेजर पार्ट पर रूल करा था कई साल तक। ये वाली बात आप जानते हो, बाबर से लेकर इस रूलर तक, अभी तक इस रूलर तक बड़ी सारे जो छोटे रूलर्स थे और जो चीफटेंस थे,
वो अलग अलग टेरिटरीज को कंट्रोल करते हुए आए थे, लेकिन मुगल रूल के अंतर्गत यही इनकी छत्र छाया होती थी। नवाब वाली बात याद है चैप्टर 1, 2 एंड 3 में, बंगाल के नवाब या कहीं के भी नवाब क्यों रूठे हुए थे कि जब हम आपके अंतर्गत काम कर रहे हैं, ज़िंदगी भर हमें ज़िंदगी निकालती है अपनी आपकी अंडर गुलामी करने में, और आप एकदम से फरमान देते रहे उनको कि जाओ फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लो हुगली नदी के किनारे, जाओ तुम ट्रेड कर सकते हो, अपने सिक्के मिंट कर सकते हो। अब क्या हुआ था, जो ब्रिटिश रूल एक्सपेंड होता चला जा रहा था ना, ये छोटी छोटी रियासतों को, छोटे छोटे रूलर्स को और चीफ्टियंस को, किंगडम में रहने वाले चीफ्स को, उनको ये लगने लगा था इससे बढ़िया तो, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्पायर का रूल है वही बढ़िया है, इसी को दोबारा कंटिन्यू होना चाहिए। एटलीस्ट उनको हमें कुछ लिमिटेड अमाउंट का फंड पहुंचाना पड़ता है, और इतने सालों तक उनके और हमारे रिश्ते बरकरार रहे हैं। हमें पता है कि इससे ज़्यादा, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा शोषण नहीं करेंगे मुगल एम्परर्स हमारा, और ये लोग इस बात से भी मेंटली सेटिस्फाइड थे। लास्ट क्रूर मुगल एम्परर जो था वो था औरंगजेब, है ना। औरंगजेब के बाद कभी इतना प्रेशर आया नहीं, क्योंकि अब तो यार ये सिर्फ ना बूढ़े बागड़ बिल्ले बन के रह चुके थे मुगल एम्परर्स, तो नवाब को तो पूरी पूरी फ्रीडम मिल जाती थी। एंड उन सबको ये भी पता था कि कल को हम लोग भी कॉन्फेडरेसी बनाकर, अगर मुगल एम्परर ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ता है ना, तो हम उसको चुप करवा देंगे। ये लोग भी धमकी दे लेते थे। जो बाद के नवाब हुए ना, औरंगजेब जब एम्परर नहीं रहा, उसके बाद के जो एम्परर आए उसके टाइम पर जो नवाब थे वो तो डरते थे औरंगजेब से, लेकिन उसके बाद जो भी मुगल एम्परर्स आए, फिर जो नवाब रहे, वो चुप कराते थे मुगल एम्परर्स को। लेकिन अंग्रेज़ों ने ये नहीं सोचा था कि ये छोटे छोटे जो बातें हैं, छोटे छोटे जो गुस्सा है, एक बार में इतनी बड़ी आग बन जाएगा। इनको ये लगा था कि भाई एक छोटा मोटा इशू है कारतूस का, ख़त्म हो जाएगा ये इशू, आर्मी के टॉप कमांडर्स अपने आप देख लेंगे इसको, ऑफिसर इंचार्ज अपने आप संभाल लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो गुस्सा अंग्रेज़ों को आया, वो आया बहादुर शाह जफर टू के डिसीजन पर। ठीक है, कि इसने कैसे रेबिलियन को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और लोग जो हैं इसकी वजह से, जो म्यूटिनियर्स हैं, उनको तो इंस्पिरेशन मिल गई, उनमें तो एक्साइटमेंट आ गई, उनमें तो एनर्जी आ गई, और उनको तो ऐसा लगा कि उनका उत्साह, हौसले और जो कॉन्फिडेंस है वो 7वें आसमान पर है। तो जो म्यूटिनी थी वो और ज़्यादा उत्तेजित हो गई, जो म्यूटिनियर्स थे वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। एंड अंग्रेज़ों को ये लगा सिर्फ बहादुर शाह जफर टू के एक हामी भरने से, अब जो एनर्जी हम म्यूटिनियर्स में देख रहे हैं ना, और अब जब वो दिल्ली से वापस आके इधर उधर जो मारेंगे हम लोगों को, अब ये मामला इतनी आसानी से थमने नहीं वाला। बहादुर शाह जफर टू की अब पूरी की पूरी मुशक्कत रहेगी कि मुझे इस म्यूटिनी को सक्सेसफुल बनाना है, वरना सिपाहीज का जो अंजाम होगा वो होगा सबसे भयंकर अंजाम मेरा होगा, अगर मैं अंग्रेज़ों के हाथों लग गया और ये म्यूटिनी फेल हो गई तो। और अंग्रेज़ों का पूरा जो फोकस था, और जो उनकी पूरी की पूरी जो मुशक्कत थी, वो इस बात के ऊपर थी, इस हरामजादे को नहीं छोड़ना है। बहादुर शाह जफर टू को खिलाया पिलाया, नंगा लहराया ऐसे, और ये थाली में छेद कर गया। इसको हमने पाला और ये हमारा ही आस्तीन का सांप निकला, खंजर भूखा इसने हमारी पीठ पर। तो उनको लगा सिपाहीज वगैरह को तो अब हम लोग चेस की गोटियां समझेंगे, रियल मकसद जो है हमारा वो अब तू ही है राजा, यानी कि बहादुर शाह जफर टू टारगेट, बाकी सारी तो चेस की फालतू की गोटियां हैं। यानी कि म्यूटिनी के बीच में अब ये 1 to 1 की लड़ाई है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बहादुर शाह जफर टू की। अच्छा, अगर मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन दूं कि बहादुर शाह जफर का जो डिसीजन था वो बहुत स्टूपिड डिसीजन था इस म्यूटिनी को ज्वाइन करने का, कैसे जस्टिफाई करोगे इस स्टेटमेंट को, बताओ। अगर आपको एक क्वेश्चन दूं तो मैं एक वर्ड मेंशन कर रहा हूं बस आपके सामने कि इट वाज अ स्टूपिड डिसीजन, बताओ। जस्टिफाई, एक ही स्टेटमेंट दिया मैंने आपको और बोला जस्टिफाई।
क्या? किसका? तो स्टूपिड था डिसीजन, मतलब एग्री कर रहे हो? अच्छा, देखो श्रेया, मैंने पहले भी समझा चुका हूँ आंसर राइटिंग की क्लास मैंने क्यों रखी थी। फिर कोई भी चीज़ यूपीएससी में ब्लैक नहीं होती, वाइट नहीं होती। फॉलो मिडल पाथ ऑफ बुद्धा, इट इज़ ऑलवेज ग्रे। हाँ, देखो स्टूपिड क्यों था? स्टूपिड नहीं था ना एक तरीके से, अगर हम लोग बोले तो फिरंगी राज को भगाना था, तरस था ना ये उससे, ऐसे ही थोड़ी ना ज्वाइन कर लिया। इसको अगर वो लोग खिला रहे होते, अगर ये मेंटली खुश होता तो ये क्या घंटा ज्वाइन करता, बताओ। हुगली नदी के किनारे जो फैक्ट्री बनाने की जो परमिशन थी, इसी वजह से तो परमिशन मिल गई थी। लेक्चर देखा ना आपने मेरा, कि दिलासा बेसिकली ये थी, हम रेवेन्यू बचाएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो। जब पैसे खाने की होड़ मची हुई थी तब तो परमिशन दे दी। अब जब खुद की सल्तनत छीनती हुई दिख रही है तो भाई आप छोटे छोटे सिपाही जो कि आपके अंडर काम करते थे, उन्होंने आपको अप्रोच करा, आप उन लीडर बनने को मार के। अभी तक तो ये हुक्म देते थे ना, पावर देख रहे हो कितने पावरलेस हो गए हैं। अब पावरलेस इसलिए भी हो गए क्योंकि तरस आ चुकी है यार, कोई रास्ता नहीं है दूसरा, ऑल्टरनेटिव नजर नहीं आ रहा इनसे बचने का। ये तो हो गया कि हाँ भाई स्टूपिड डिसीजन नहीं था, लेकिन स्टूपिड डिसीजन इस वजह से था, आपने ना मूवमेंट को समझा, ना उसकी ऑर्गेनाइजेशन को समझा, ना आपने हल्की सी भी, आपने बस हल्की सी उस मूवमेंट की एनर्जी को भाप लिया। आपका प्लान ऑफ एक्शन कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आपने ये नहीं देखा कि म्यूटिनियर्स की एनर्जी कितनी है और अंग्रेज़ों की उनके कंपैरिजन में एनर्जी कितनी है, क्या वो सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उस लिहाज से स्टूपिड डिसीजन था। लेकिन कंक्लूजन में ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ये वाला अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो, कि नहीं, सब उस टाइम पर हिंदुस्तानियों ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो किसी मुगल एम्प्रर को ही अपना लीडर देखना चाह रहे हैं। एंड मुगल एम्प्रर, किंग्स, क्वींस, चिफ्टियंस, नवाब्स, पीजेंट्स, जमींदार्स एंड जो हिंदुस्तान का आम आदमी है, ये सारे के सारे लोग ब्रिटिश हुकूमत से त्रस्त आ चुके थे एंड उनको इन फिरंगियों को भगाना था। हो गया बैलेंस आंसर श्रेया? कभी भी एक मत सोचा करो, दूसरा एंगल भी सोचा करो उसका हमेशा, ठीक है? ब्लंडर कर बैठोगे वरना। कैवेलरी और इन्फेंट्री में फर्क क्या होता है? कैवेलरी हॉर्स सोल्जर्स, ठीक है। 3 जुलाई 1857 की जो शाम थी, लगभग यहाँ पर कुछ आंकड़े दे रखे हैं, देख लो एक बारी। 3000 से ज़्यादा जो रेबल्स थे, जो म्यूटिनियर्स थे, बरेली से वो आए, जमुना नदी को उन्होंने क्रॉस करा, दिल्ली में एंटर करते हैं, उन्होंने ब्रिटिश कैवलरी पोस्ट को अटैक करा एंड ये पूरी रात बैटल चलता रहा एंड सुबह वो रेड फोर्ट पहुंचे, बहादुर शाह जफर 2 से मिलने। ये कुछ उसका सीन है। रास्ते में क्योंकि इनके स्टॉपेजेस बहुत थे, लेकिन इस टाइम पर एनर्जी इतनी ज़्यादा कैरी करके चल रहे थे कि इनको कोई रोक नहीं सका आराम से। ये मंगल पांडे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।